चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज की क्लास शुरू करते हैं बेटा। ठीक है। देखो, थोड़ा सा हेल्थ इशू है तो थोड़ा एनर्जी आज कम रहेगी बेटा स्टडी पढ़ाते वक्त। ठीक है, तो कोऑपरेट करना। देखो जी, हमने प्रीवियसली बेटा एक कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था लिबरलाइजेशन का। आज हमारा लिबरलाइजेशन खत्म हो जाएगा बेटा, क्योंकि हम ऑलरेडी इसके 3 सेक्टर रिफॉर्म्स पढ़ चुके हैं। पहला हमने पढ़ा इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स, दूसरा हमने पढ़ा फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, और तीसरा हमने पढ़ा फिजिकल रिफॉर्म्स, राइट। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म्स। ठीक है, तो ये जैसे ही हमारा फिनिश होगा और ये हमारा लिबरलाइजेशन का टॉपिक बेटा फिनिश अप हो जाएगा, देन विल गोइंग टू स्टार्ट अ प्राइवेटाइजेशन फ्रॉम नेक्स्ट क्लास मे बी। सो जरा ध्यान से सुनना, ये जो ना थोड़ा टेक्निकल पॉइंट है जो फॉरेन सेक्टर रिफॉर्म्स करा रहा हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे टर्म्स यूज होंगे बेटा जो आप मैक्रो इकोनॉमिक्स में फॉरेन एक्सचेंज वाले चैप्टर में पढ़ते थे, राइट। तो इसलिए थोड़ा ध्यान से कॉन्सेप्चुअली इसको सुनना, सो दैट कि हमें ज्यादा बेटरमेंट क्लैरिटी आए। देखो, बिफोर 1991 भारत ने बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी बेटा इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर। रेस्ट्रिक्शंस लगी हुई थी, प्लस जो, जैसे फॉर एग्जांपल आप देखते होंगे आज की डेट में, अगर आप गूगल पे भी सर्च करोगे तो आप देखते हो कि $1 इज इक्वल टू 74 या 75 रुपीज। देखते हो ना ये सब चीजें। आप कहते हो कि भैया रुपीज, इसका मतलब होता है कि $1 के बदले आपको कितना देना पड़ेगा बेटा, 75 रुपीज। इसको बोलते हैं एक्सचेंज रेट। क्या बोलते हैं बच्चे? एक्सचेंज रेट। ये जो एक्सचेंज रेट है बेटा, ये डिसाइड करती थी गवर्नमेंट, डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट, डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट। इसको कौन डिसाइड करती थी बेटा? सरकार, बिफोर 1991। क्योंकि जो मार्केट फोर्सेस है उनको एप्लीकेबल नहीं किया हुआ था, तो इस पॉइंट को लेके इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे इफेक्ट पड़ता था। बिल्कुल सर। तो यहाँ पर हम यही पढ़ने वाले हैं कि सर जो एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म्स था, एक्चुअली में उसमें किस किस चीज को रिफॉर्म किया गया, इतना ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि बेटा देखो, मैं यहाँ पर आपको ना डिटेल में उतना डिटेल में नहीं समझा पाऊंगा। रीजन, क्योंकि अभी हमें फॉरेन एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर है। ठीक है। तो जब आप बिजनेस सॉरी मैक्रो इकोनॉमिक्स में फॉरेन एक्सचेंज वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पर आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी होगी कि एक्चुअल में फॉरेन एक्सचेंज होता क्या है। और जब फॉरेन एक्सचेंज आपको समझ आएगा, उसके बाद ही बेटा रिफॉर्म आपको ज्यादा बेटरली क्लियर होंगे। तो एक बार कोशिश करूंगा आपको चीजें समझाने की, फोकस रखिएगा। ठीक है। तो कहते हैं सर एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म्स में इंक्लूड करते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म। सबसे पहले क्या है बेटा? फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म। दूसरा फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज। फॉरेन एक्सचेंज का मैं आपको बताया, हर कंट्री का अपना एक करेंसी होता है बेटा। जैसे भारत में रुपीस चलता है, वैसे ही अलग अलग देशों में अलग अलग करेंसी चलती है। जैसे आप एक में छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, सुनिएगा ध्यान से, कोशिश करता हूँ बेटा आपको समझाने की। मान लो देयर इज इंडिया, और इंडिया में चलता है बेटा भारत का रुपया, रुपीस। ठीक है। और ये है बेटा यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे क्या चलता है? डॉलर। अब मान लो भारत यूएस के साथ ट्रेड कर रहा है, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट वट एवर। ठीक है। अब जब इनके बीच में इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट हो रहा है, सुनना ध्यान से प्लीज, तो यहाँ पर से एक सिचुएशन ये है कि सर गुड्स एंड सर्विसेज हम ट्रांसफर तो कर देंगे, बट पेमेंट कैसे होगी? क्योंकि इंडिया एक्सेप्ट कर रहा है रुपीज और यूएस एक्सेप्ट कर रहा है डॉलर। तो इनके बीच में हमें एक एक्सचेंज रेट तय करना पड़ता है। क्या तय करना पड़ता है बेटा? एक्सचेंज रेट, कि हम एक दूसरे की करेंसी को कैसे एक्सचेंज करेंगे। जैसे कि अभी का अगर रेट बताऊं, $1 इज इक्वल टू 75 रुपीज। तो यानी कि $1 के बदले आपको कितना रुपए देना है? 75 रुपीज। ठीक है। तो 75 रुपीज व्हाट? एक्सचेंज रेट। क्या बेटा? ये एक्सचेंज रेट। ठीक है। तो सबसे पहले तो इस पे रिफॉर्म आया। दूसरा, जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज थी बेटा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को लेकर जो हमारी पॉलिसीज बनाई जाती है, उन पॉलिसी के ऊपर भी चेंजेस आए। अब वो क्या चेंजेस थे बेटा लिबरलाइजेशन के बाद? वो चीजें यहाँ पर हमें देखनी है। देखो, लिबरलाइजेशन एक पॉलिसी है जिसका नाम है बेटा लिबरलाइजेशन है, मतलब रिलैक्सेशन देना। ठीक है, रिलैक्सेशन प्रोवाइड करना। अभी जो रिलैक्सेशन जो प्रोवाइड करेगी बेटा गवर्नमेंट ना, वो ये किस फॉर्मेट में रहेगा, वो चीजें हमें यहाँ पे डिस्कस करनी है। ठीक है। देखो जरा, तो दो चीज हमें यहाँ पे पढ़ने हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स और दूसरा फॉरेन ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म। ठीक है। पहला में क्या पढ़ना है? फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म। दूसरा में क्या पढ़ना है? फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। अच्छा, फॉरेन एक्सचेंज का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आया आपको? अगेन डिटेल में फॉरेन एक्सचेंज वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे, जो कि हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक पार्ट है, उसको काफी डिटेल में हमें डिस्कस भी करना है।
राइट? बिफोर डिस्कसिंग दिस कॉन्सेप्ट, क्या मुझे बताओ, क्या क्लियर हुआ आपको एक छोटा सा पॉइंट, फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है जनरली? ठीक है, तो अब इसमें मैं दो सेगमेंट में डिवाइड कर दूंगा बेटा इस टॉपिक को। पहला फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स क्या था वो पढ़ेंगे, दूसरा मैं आपको पढ़ाऊंगा फॉरेन ट्रेड पॉलिसी क्या था। ठीक है, चलिए, आपने एक चीज नोटिस करी होगी बेटा, जब मैंने आपको फॉरेन ट्रेड चैप्टर पढ़ाया था, चैप्टर नंबर 4, राइट, उस चैप्टर में बेटा मैंने आपको बताया था कि 1991 के बाद जो हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट थे उसमें एक्सपोनेंशियल चेंज आया था, सब्सटेंशियल चेंज। देखा, याद है ना आपको, डेटा याद है? 35,000 करोड़ का हमारे पास इंपोर्ट हुआ करता था, वो एकदम से 4,70,000 करोड़ में पहुंच गया अप्रोक्सीमेटली, राइट? वो डेटा इतना जबरदस्त चेंज कैसा आया? क्योंकि बेटा गवर्नमेंट ने फॉरेन एक्सचेंज में चेंजेस किए, फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज में चेंजेस किए आफ्टर द लिबरलाइजेशन। नाउ व्हाट दे आर, वो हमें यहाँ पे डिस्कस करना है, तो इतना नोट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है? इसको नोट कर लो बेटा फटाफट से। अभी आप सिर्फ इतना ही नोट कीजिएगा, एक तो ये इंक्लूड यहाँ तक, और दूसरा ये कॉन्सेप्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लीजिए फटाफट से। कर रहे हो, नोट कर रहे हो? ठीक है, थोड़ा स्पीड में करेंगे प्लीज, कोशिश करेंगे थोड़ा जल्दी करने की। डन? हो गया जी? करो करो करो। देखिए, अभी क्या सिचुएशन है इसको देख लेते हैं एक बार। फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म, कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म वर इनिशिएटेड इन 1991। यानी कि इनिशिएटेड कब लिया गया बेटा? ये 1991 में। ऑब्वियसली बात है, जब लिबरलाइजेशन पॉलिसी आई, विद द डीवैल्यूएशन ऑफ द इंडियन रुपी अगेंस्ट द फॉरेन करेंसी। यानी कि भारत के रुपये को डिवैल्यूएट कर दिया गया अगेंस्ट द वर्ड बेटा, फॉरेन करेंसी से, राइट? डीवैल्यूएशन का मतलब होता है इसकी वैल्यू को रिड्यूस कर देना, ठीक है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1991 में बेसिकली क्या किया कि जो फॉरेन एक्सचेंज था, इंडिया का जो फॉरेन एक्सचेंज था, उसको डिवैल्यूएट कर दिया, सॉरी, इंडियन रुपीज को क्या कर दिया? डिवैल्यूएट कर दिया अगेंस्ट द फॉरेन करेंसी। नाउ डिवैल्यूएशन होता क्या, सुनना ध्यान से। तो बेसिकली आपको पहले याद रखना, 1991 में इंडियन रुपीज को डिवैल्यूएशन कर दिया, डिवैल्यूएट कर दिया गया बेटा, किसके अगेंस्ट में? फॉरेन करेंसी के अगेंस्ट। ना क्वेश्चन आता है सर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिवैल्यूएशन? तो डिवैल्यूएशन का मतलब समझना, बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है बेटा, थोड़ा कंसंट्रेशन से ध्यान से सुनिएगा प्लीज। देखो क्या कह रहा है, डिवैल्यूएशन क्या होता है? डिवैल्यूएशन इंप्लाइज फॉल इन द वैल्यू ऑफ रुपीज, रुपीज की वैल्यू डाउन कर देना, विज विज अगेंस्ट द यूएस डॉलर एंड पाउंड्स, ठीक है? यानी कि यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, आपने क्या किया, रुपीस की वैल्यू को डाउन कर दिया, ठीक है? किसके कॉन्टेक्स्ट में? फॉरेन करेंसी के, यानी कि आप एग्जांपल लेते हैं डॉलर। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि अगर मुझे यूएस डॉलर को एक्सचेंज करना है, ठीक है, तो मुझे आज रुपीस की वैल्यू कहीं ना कहीं डाउन मिलेगी, राइट? अब इसका क्यों किया गया? इसका बेसिक लॉजिक क्या था कि इंडियन रुपीस की वैल्यू को डाउन क्यों किया गया, उसका क्या लॉजिक था? तो सुनिएगा, कहते हैं इम्प्लाइंग दैट यूएस डॉलर एंड पाउंड कैन बी एक्सचेंज मोर रुपीज देन बिफोर। यानी कि अब मुझे यूएस डॉलर ज्यादा मिल सकता था एज कंपेयर टू बिफोर।
देखो अगर मैं इंडियन रुपीज की वैल्यू कम करूंगा, ध्यान सुना बेटा प्लीज, अगर मैंने इंडियन रुपीज की वैल्यू कम करी, जैसे मैंने बोला कि जैसे मान लो पहले था वैल्यू कि अगर आपको यूएस डॉलर चाहिए, तो लेट अस अज्यूम करें बेटा यहाँ पर कि आप 10 रुपए दोगे तो आपको $1 मिलेगा, लेट अस अज्यूम। गवर्नमेंट ने कहा भैया आप अब 5 रुपए में $1 ले सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब अब मुझे डॉलर ज्यादा मिल जाएगा। डॉलर मुझे क्या हो जाएगा, पेमेंट रुपीज मुझे कम करना है, रुपीज मुझे क्या देना है, कम देना है, जिसके मुझे डॉलर क्या मिल रहे हैं, ज्यादा। इसका मतलब मेरे पास फॉरेन एक्सचेंज ज्यादा आएगा। हाँ जी। तो दिस इज द फर्स्ट सिचुएशन। फिर क्या था, इम्प्लाइंग दैट यूएस डॉलर और पाउंड कैन बी बाय मोर गुड्स इन इंडियन मार्केट। अब हम यूएस डॉलर से या फिर पाउंड से क्या कर सकते थे बेटा, मोर गुड्स बाय कर सकते थे इंडियन मार्केट में। तो पहला काम तो गवर्नमेंट ने ये किया कि इंडियन रुपीज की वैल्यू को कम कर दिया, जिससे ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज क्या हो सकता है बेटा, आपस में एक्सचेंज किया जा सकता था एज कम्पेयर टू बिफोर। अब मेरे पास अगर फॉरेन एक्सचेंज ज्यादा आएगा बेटा, तो क्या मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट आसानी से कर सकता हूँ? बिल्कुल सर। इंपोर्ट एक्सपोर्ट यहाँ पर क्या हो सकता है बेटा, आसानी से हो सकते हैं, क्योंकि पहले क्या होता था, हमें डॉलर एक्सचेंज, डॉलर या फिर कोई भी फॉरेन करेंसी आसानी से नहीं मिलते थे, राइट। तो जब आसानी से फॉरेन करेंसी नहीं मिलेगी बेटा, तो आप कोई भी एक्सपोर्ट या इंपोर्ट एक्टिविटी तो कर ही नहीं सकते, राइट। इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए आपको वहां की करेंसी चाहिए ना भाई, आपके पास वो करेंसी है ही नहीं, तो आप कैसे ट्रेड करोगे? पॉसिबल ही नहीं था। अब इन्होंने क्या करा, जैसे ही वैल्यू कम करी इंडियन रुपीज की, यानी कि आप कम वैल्यू देकर ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज ले सकते थे, आपके पास फॉरेन एक्सचेंज ज्यादा आएगा, तो आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट आसानी से कर सकते हो। आर यू गेटिंग द पॉइंट? हाँ जी बेटा, यहाँ तक समझ आ रहा है आपको कि हमने रुपीस की वैल्यू क्या करी, यहाँ पर कम कर दी, ताकि हमें ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज करेंसी मिल सके। और ज्यादा फॉरेन करेंसी मिलने का मतलब हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट को क्या कर सकते हैं, फ्रीली कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? हाँ जी, ये समझ आ रहा है आपको? देखो इसको ना ध्यान से समझना, क्योंकि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कंफ्यूज होते हैं इसमें बहुत सारे। क्लियर हुआ? बोलो। ठीक है। अब सुनना, यहाँ पर एक नोट अभी नोट कर लेना बेटा, पहले सुन लो इधर। नोट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, दिस इंक्रीज्ड द सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी इनटू द इंडियन इकोनॉमी बाय वे ऑफ हायर एक्सपोर्ट, ठीक है, ऑफ द डोमेस्टिक गुड्स एंड सर्विसेज। यानी कि इसने इंक्रीज किया बेटा फॉरेन करेंसी की सप्लाई भारत में, क्योंकि इससे बेटा एक्सचेंज हमारा एक्सपोर्ट बढ़ गया था। सुनिए, जब एक्सपोर्ट बढ़ जाते हैं बेटा, तो देखो एक्सपोर्ट बढ़ा, एक्सपोर्ट बढ़ा तो हमें पेमेंट रिसीड होती है। जैसे मान लो मैंने यूएस में गुड्स बेचे और ये एक्सपोर्ट हो गया, क्या हो गया बेटा, ये एक्सपोर्ट। अब यूएस वाले मुझे पेमेंट करेंगे इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। तो फॉरेन करेंसी में जब वो पेमेंट करेंगे बेटा, तो मेरे पास फॉरेन एक्सचेंज की वैल्यू क्या होगी, सॉरी, जो उसका रिजर्व है मेरे पास क्या होगा, बढ़ेगा। और रिजर्व बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं मेरे पास फायदा होगा। हाँ जी, मैं उसी से जितना मेरे पास एक्सपोर्ट की वजह से करेंसी आएगी बेटा, उस करेंसी का यूटिलाइज करके मैं इंपोर्ट भी तो कर सकता हूँ। यस सर। तो दिस इज द पॉइंट कि सर ये पहला पॉइंट था कि डेवैल्यूएशन करने से क्या हुआ, कि आज हम फॉरेन एक्सचेंज को आसानी से क्या कर सकते थे बेटा, एक्सचेंज कर सकते थे, पहला पॉइंट। दूसरा, इसकी वजह से इंक्रीज हुए बेटा हमारे एक्सपोर्ट, और एक्सपोर्ट बढ़ने के कारण भारत में फॉरेन करेंसी की सप्लाई इंक्रीज हो गई। अब फॉरेन करेंसी की सप्लाई इंक्रीज होने का मतलब कि भारत में एक्सपोर्ट्स का बढ़ना, फॉरेन करेंसी की सप्लाई बढ़ना, तो अब उस फॉरेन करेंसी का हम यूटिलाइज कर सकते हैं बेटा उन चीजों को इंपोर्ट करने के लिए जो हमारे देश में मैन्युफैक्चर्ड नहीं होते थे। आई वेटिंग द पॉइंट? हाँ जी बेटा, समझ आए यहाँ तक? बोलो प्लीज। अब सुनिएगा आगे, ये वाला पॉइंट क्या कह रहा है, सुनो उधर ध्यान से। कहता फॉलोड बाय डीवैल्यूएशन इन 1991, राइट। कहते हैं द एक्सचेंज वैल्यू ऑफ इंडियन रुपी इज इन द इंटरनेशनल मनी मार्केट वाज लेफ्ट टू फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस। बेटा देखो, मैंने आपको इनिशियली स्टार्टिंग में इस टॉपिक के कॉन्सेप्ट बताया था कि पहले जो एक्सचेंज रेट होता था, यानी कि अगर मैं बोलूं बिफोर 1991, जो एक्सचेंज रेट होता था वो फिक्स करती थी सरकार, फिक्स बाय गवर्नमेंट, या फॉरेन एक्सचेंज वाले चैप्टर में पढ़ोगे। बट आफ्टर 1991 फॉरेन एक्सचेंज, जो एक्सचेंज रेट है बेटा, वो हमने छोड़ दिया, लेफ्ट विद डिमांड एंड सप्लाई। इसको छोड़ दिया बेटा, डिमांड और सप्लाई को, यानी कि हमने कहा कि सरकार अब तय नहीं करेगी, राइट। कौन तय करेगी, डिमांड एंड सप्लाई, फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस को छोड़ दिया। इसीलिए बेटा ध्यान सुनना, जब फ्री प्ले मार्केट फोर्सेस डिसाइड करेंगे, तो वहां पर क्या होगा ना, सरकार का इंटरवेंशन नहीं होगा, सरकार का इंटरवेंशन नहीं होगा, तो फ्रीली बेटा इंपोर्ट एक्सपोर्ट हमारे आसानी से हो सकते हैं। अब जो भी रेट डिसाइड होता है आज की डेट में बेटा, जितने भी रेट डिसाइड होते हैं फॉरेन एक्सचेंज में, वो होते हैं डिमांड और सप्लाई के आधार पे, ठीक है। वो कैसे होते हैं बेटा, प्लीज ये मैं आपको पढ़ाऊंगा फॉरेन एक्सचेंज वाले चैप्टर में।
ठीक है। तो वहां पर मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से डिमांड और सप्लाई का यूज करके हम एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन करते हैं। वो यहाँ पे मैं आपको नहीं पढ़ा पाऊंगा, थोड़ा लेंदी हो जाएगा हमारा टॉपिक। ठीक है, बस इतना समझ जाना कि 1991 से पहले फॉरेन एक्सचेंज फिक्स करती थी सरकार, यानी कि सरकार तय करती थी रेट। बट 1991 के बाद बेटा सरकार रेट तय नहीं करती बेटा। कौन तय करता है बेटा? डिमांड और सप्लाई के आधार पे रेट फिक्स होता है बेटा। ठीक है, तो प्रेजेंटली यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्रेजेंटली सिचुएशन क्या है। एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इन द इंटरनेशनल एक्सचेंज मार्केट। ठीक है, तो यानी कि सर इन सारे कॉन्सेप्ट से एक चीज पता लग रही है कि हमने यहाँ पर इंडियन रुपीज को डिवेल्युएट किया, और इंडियन रुपीज को डिवेल्युएट करके इसका फायदा क्या हुआ बेटा कि अब आसानी से फॉरेन करेंसी में एक्सचेंज कर सकते थे। फॉरेन करेंसी अगर मुझे मिल गई तो मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट आसानी से कर सकता हूँ। बस इसको फ्रीडम, यानी कि फ्रीली इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो सके, इसलिए बेटा हमें एक्सचेंज रेट को यहाँ पर क्या करा, थोड़ा सा रिलैक्स करा, लिबरल करा, ताकि आसानी से लोगों को फॉरेन करेंसी मिल जाए। और फॉरेन करेंसी अगर आसानी से मिलेगी बेटा तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट हमारे आसानी से हो सकते हैं। समझ आया? अब इसको ना आपको नोट करना है, पहले इसको नोट कर लीजिएगा, और जितने बच्चे प्लीज यूट्यूब से देख रहे हैं आप लोग भी नोट कर लीजिएगा बेटा। पॉज करके वीडियो प्रॉपर तरीके से आप नोट कर लीजिएगा, एंड आई होप सो कि आपको समझ आया। जो भी पॉइंट समझ नहीं आया प्लीज मुझे डाउट कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। बेटा आप लोगों को समझ आ गया? चलो इसको नोट कर लो फटाफट से। सो हमारा फर्स्ट फेज खत्म हो गया बेटा, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स। देखो करक्ट पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स में बेसिकली ये था बेटा, जो पहले रेट सरकार डिसाइड करती थी, वो आज की डेट में कौन डिसाइड करेगा बेटा? डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, और कोशिश किया सरकार ने कि आसानी से फॉरेन एक्सचेंज हो सके, फॉरेन करेंसी आसानी से अवेलेबल हो सके। अगर फॉरेन करेंसी आसानी से मिलेगी तो उसका बेनिफिट ये होगा बेटा कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट आसानी से हो सकता है, राइट? और इंपोर्ट एक्सपोर्ट आसान करना ही बेटा हमारा मकसद था। जी सर, बिल्कुल सर। अब देखिए फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बेटा, हर सरकार जब न्यू गवर्नमेंट फ्रेम होती है तो वो कंट्रीज के साथ, दूसरे देशों के साथ बेटा अच्छे रिलेशन बनाने की कोशिश करती है। इसलिए बेटा हमारी एफटीपी पॉलिसी आती है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, ये हर 5 साल में रिन्यू होती है। ठीक है, यानी कि किस देश के साथ हमें कैसे रिलेशन रख रहे हैं, उसके साथ उस तरीके का ट्रेड रिलेशन हमें रखने के लिए वी फ्रेम अ पॉलिसी, एफटीपी पॉलिसी, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। और ये हर 5 साल में चेंज होती है बेटा। ठीक है, गवर्नमेंट के व्यू पॉइंट्स के हिसाब से। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी एग्जिस्टिंग अगर पॉलिसी भारत की मानी जाए तो कैपिटलिज्म की आइडियोलॉजी है बेटा, और कैपिटलिज्म की आइडियोलॉजी में हम अट्रैक्ट ज्यादा किसके साथ हमारा ट्रेड होगा? यूएस के साथ, राइट? तो इस हिसाब से फॉरेन ट्रेड पॉलिसी चेंज होती है। जैसे इससे पहले बेटा भारत जो मेजोरिटी ऑफ ट्रेड करता था चाइना एंड रशिया वगैरह कंट्रीज के साथ, सोशलिज्म को ध्यान में रखते, राइट? बट इन टुडे एरा भारत की थोड़ा सा आइडियोलॉजी, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी चेंज हुई है बेटा, और भारत आज के डेट में ट्रेड करना चाहता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज के साथ, राइट? तो उनकी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी उस हिसाब से सरकार की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के आधार पर बेटा एफटीपी पॉलिसी हमारी चेंज होती है। ठीक है, देखो क्या कह रहे हैं, underwent a substantial change in the wake of liberalization, यानी कि लिबरलाइजेशन की वजह से फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में काफी चेंजेस आए बेटा। पहले जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बनती थी 1991 से पहले, वो थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शंस वाली होती थी बेटा, इंपोर्ट पे रेस्ट्रिक्शन, एक्सपोर्ट पे रेस्ट्रिक्शन, ये रेस्ट्रिक्शन वो रेस्ट्रिक्शन, राइट? बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शन थी बेटा, फ्री इकोनॉमी नहीं थी, ग्लोबल इकोनॉमी के साथ हम टच नहीं थे, क्लोज इकोनॉमी जिसको कहते हैं। क्लोज इकोनॉमी में फ्रीली ट्रेड आप नहीं कर सकते, राइट? बट भारत सरकार ने जब लिबरलाइजेशन पॉलिसी लॉन्च करी, यानी कि एलपीजी पॉलिसी जब लॉन्च हुई बेटा, तो उसमें भारत सरकार ने क्या किया, एक रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया। तो रिलैक्सेशन प्रोवाइड करने का मतलब रेस्ट्रिक्शन हटा दी होंगी, यस सर। देखो पूरी तरह से रेस्ट्रिक्शन तो नहीं हटाई, बट हाँ रिलैक्सेशन दे दिया, एक मॉडरेट रास्ता निकाला, मतलब बीच का रास्ता निकाला, जिसमें गवर्नमेंट ने रेस्ट्रिक्शंस तो उतनी नहीं हटाई, बट एक रिलैक्सेशन दे दिया कि आप आसानी से इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो। देखो टैरिफ रेस्ट्रिक्शंस, राइट, हैव बीन कंसिडरेबली मॉडरेट, इनको मॉडरेट करा गया रादर देन विड्रॉन फ्रॉम मैनी आइटम ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। ठीक है, यानी कि कुछ आइटम्स में से तो हमने टैरिफ रेस्ट्रिक्शंस, बैरियर्स जिसको बोलते हैं, बैरियर्स रुकावट, टैरिफ रेस्ट्रिक्शंस मतलब बेटा यहाँ पर एक तरह से आप हाई ड्यूटी चार्ज कर रहे हो, तो हाई ड्यूटी चार्ज करने का मतलब हर गुड से तो हाई ड्यूटी आपने हटाई नहीं, बट हाँ कुछ आइटम से हटा दिया और कुछ आइटम में आपने कम कर दिया, जाके आप आसानी से क्या कर सको, ट्रेड कर। पूरी तरह से बेटा हमने रेस्ट्रिक्शन को विड्रॉ नहीं किया, बट हाँ थोड़ा रिलैक्सेशन दे दिया कि हाँ जी रिलैक्स करो, थोड़ा रेट जो बहुत हायर रेट लगे हुए थे वो रेट कम करो। ठीक है, और कुछ आइटम्स में से रेट हटाओ, कोई फायदा नहीं, और एक्सपोर्ट को फ्री करो। जितना एक्सपोर्ट होगा उतना बेनिफिट है, एक्सपोर्ट पे रेस्ट्रिक्शन लगाने का कोई लॉजिक नहीं बनता। आपको जो भी रेस्ट्रिक्शन लगाने हैं किसके ऊपर लगाओ, इंपोर्ट के ऊपर। बट हाँ जो एसेंशियल गुड्स हैं जिनकी इंपोर्ट हमें करनी ही पड़ेगी भाई, तो उसके लिए तो आपको थोड़ा रिलैक्सेशन देना पड़ेगा।
तो वही ये पॉइंट है बेटा, रेस्ट्रिक्शन को विड्रॉ ना करके बेटा उसको थोड़ा सा मॉडरेट किया गया, थोड़ा सा बीच का रास्ता निकाला गया कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी आसानी से हो सके। पूरी तरह से रेस्ट्रिक्शन लगाना थोड़ा सा इकोनॉमिकली सही नहीं होगा। फिर कहते हैं इंस्टेड ऑफ पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्शन टू द डोमेस्टिक इंडस्ट्री, बेटा आपको याद है पॉलिसी मैंने आपको पढ़ाया था चैप्टर नंबर आई थिंक 4 में, उसमें मैंने आपको पढ़ाया था दैट इज इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी। इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी सरकार की डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करती थी फ्रॉम द फॉरेन कंपटीशन। याद है आपको? हाँ जी। इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी कहीं ना कहीं बेटा एक ऐसी पॉलिसी थी जो सरकार इस तरीके से बनाती था कि हमारे डोमेस्टिक जो इंडस्ट्रीज है उनको प्रोटेक्शन मिले फॉरेन कंपटीशन से। तो भारत सरकार ने क्या कहा भैया, इंस्टेड ऑफ प्रोटेक्टिंग ऑफ द पॉलिसी, नाउ इंडस्ट्री, राइट, पॉलिसी ऑफ द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी कि अब गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसी लेकर आई जिससे बेटा हमारी इंडस्ट्री उन कंपनीज को एक मुकाबला दे सकती, कंपटीशन कर सकती। फिटेस्ट के लिए पॉलिसी आई, उनके सर्वाइवल के लिए पॉलिसी आई, ना कि उनके प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है ना। प्रोटेक्शन करने का मतलब कहीं ना कहीं बेटा ग्रोथ को रोक रहे हो आप, कंपटीशन में छोड़ो, तभी तो इंडिपेंडेंटली काम करेंगे। और जब इंडिपेंडेंटली काम करोगे आपको सुधारने का मौका मिलेगा, आपको जो कमियां हैं वो कमियां सुधारने का मौका मिलेगा, ठीक है। तो कहते हैं मार्केट कंपटीशन हैज रिप्लेस द पॉलिसी ऑफ कोटाज एंड टैरिफ। तो पहले जो कोटाज लिमिट लगी हुई थी बेटा, टैरिफ लगे हुए थे, उसको रिप्लेस करके मार्केट में कंपटीशन को एनहांस किया गया, क्योंकि जितना ज्यादा कंपटीशन बढ़ेगा बेटा उतनी ही मार्केट में क्या आएंगे बेटा, आपको नए मौके मिलेंगे, अपॉर्चुनिटीज आएंगे, और अपॉर्चुनिटीज से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हमारा क्या होगा, उतनी ही स्पीड से बढ़ेगा। और ये तो सच्चाई है बेटा कि हर चीज आपके पास नहीं अवेलेबल हो सकती, आपको फॉरेन से कुछ ना कुछ चीजों को क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना ही पड़ेगा। आप कुछ ना कुछ कंट्रीज में डिपेंडेंट तो है ही। तो इसलिए बेटा आपको फ्रीली थोड़ा कंपटीशन रखना, आज देखो पूरा कंपटीशन है बेटा, इंटरनेशनल मार्केट और डोमेस्टिक मार्केट में हाई लेवल ऑफ कंपटीशन है, और तभी कंपटीशन में लोग सर्वाइव भी कर पाते हैं, वो सीखते हैं किस तरीके से हमें सर्वाइव करना है। तो गवर्नमेंट ने प्रोटेक्शन की पॉलिसी हटा के सर्वाइवल की पॉलिसी को इनिशिएट किया, ताकि जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उनको भी मौका मिले डेवलप करने का, ना कि एक प्रोटेक्टेड फॉर्म में रहने का, ठीक है। तो इसलिए बेटा बहुत सारी पॉलिसीज में चेंजेस आए, फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज में, समझे। तो इसके साथ ही हमारा फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे समाप्त हो गया। यानी कि हमने यहाँ पर बेसिकली डिस्कस कर लिया बेटा, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लिबरलाइजेशन। बेटा लिबरलाइजेशन यहाँ पे पूरी तरह से समाप्त हो गया, राइट। उसके हमने 4 रिफॉर्म्स पढ़ लिए, इंडस्ट्रीज में रिफॉर्म पढ़ लिए, फाइनेंस सेक्टर में रिफॉर्म पढ़ लिए, फिजिकल रिफॉर्म्स हमने पढ़ लिया, और ये एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म्स भी हमने डिस्कस कर लिया, राइट। तो आज के लिए इतना ही करेंगे बेटा, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको प्राइवेटाइजेशन का कॉन्सेप्ट कराऊंगा। आई थिंक प्राइवेटाइजेशन भी एक क्लास या 2 क्लास में फिनिश अप हो जाएगा, वो ज्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। बट हाँ उसके बाद जो ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आएगा वो थोड़ा सा बड़ा है, और ग्लोबलाइजेशन होते बेटा चैप्टर हमारा समाप्त हो जाएगा, ठीक है। आई होप सो बेटा आपको समझ आया, प्लीज इसको नोट कर लीजिए फटाफट से, राइट। और जितने भी बच्चे यूट्यूब से देख रहे हैं आप लोग प्लीज इसको पॉज करके नोट कीजिएगा, एंड कोई भी डाउट हो प्लीज बेटा मेरे से पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं बेटा, चलिए बाय बाय।